हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आशुतोष सिंह आशा करता हूं कि आप लोग भी काफ़ी अच्छे होंगे। गुरुकुल के इस चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत अभिनंदन है, वंदन है। मित्रों, आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं इस संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही रोमांचकारी जानकारी आज आपको इसके तहत मिलने वाली है। तो आज भी जो हम चर्चा करेंगे वो संविधान के ही बारे में चर्चा करेंगे और आज की जो चर्चा होगी वो राष्ट्रीय आपात के बारे में होगी, नेशनल इमरजेंसी के बारे में चर्चा की जाएगी। तो आइए आप लोग हमसे जुड़िए और राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में चर्चा करते हैं। आपातकाल और आपातकाल ये भाग 18 में दिया गया है, भाग 18 में है और आर्टिकल जो इसका है वो 352 से लेकर 360 तक है। तो भाग 18 है, आर्टिकल 352 से लेकर के 360 तक है और इसका जो प्रावधान है ये किस देश के संविधान से प्रेरित है तो आप बता सकते हैं। ये इसका प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से प्रेरित है, वाइमर संविधान से प्रेरित है। और इसमें जो आपातकाल दिया गया है तो पहले हम लोग इसके आर्टिकल्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो जैसे अभी हमने बताया कि 352 से लेकर के 356 तक आपातकाल के बारे में दिया गया है। तो सबसे पहले आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि आर्टिकल 352। तो 352 में अगर पूछा जाए तो आप बताइएगा कि इसमें आपात की उद्घोषणा है, आपात की उद्घोषणा, आपात की उद्घोषणा है। और 352 के बाद फिर आपका 353 है। तो 353 में क्या दिया गया है? तो 353 में बताइएगा उद्घोषणा का प्रभाव, उद्घोषणा का प्रभाव है, प्रभाव। और 354 में, तो 354 में जो दिया गया है वो आपातकाल के समय, आपातकाल के समय, आपातकाल के समय राजस्वों का वितरण, राजस्वों का वितरण है, वितरण। और आर्टिकल 355, तो आर्टिकल 355 में जो दिया गया है वो बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति के समय, आंतरिक अशांति के समय राज्य की सुरक्षा के लिए, राज्य की सुरक्षा के लिए संघ का कर्तव्य। तो देखिए 352, 353, 354, 355, अभी आपको 56, 57, 58 और 59, 60 के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। तो 352 में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा है, 353 में राष्ट्रीय आपात के समय
जो प्रभाव होता है उसके बारे में दिया गया। आर्टिकल जो 354 है ये आपातकाल के समय केंद्र और राज्य के बीच में जो राजस्व का वितरण होता है वो 354 में है। और 355 ये इम्पोर्टेंट है, इसमें जब कोई बाहरी आक्रमण होता है या कोई आंतरिक अशांति जैसे मामले होते हैं तो राज्य के सुरक्षा करने के लिए किसका कर्तव्य है, तो आप बताएंगे संघ का कर्तव्य है। तो 355 तक आपने जान लिया, और जबकि जानना कहाँ तक है, 360 तक है। तो हम अब जो चर्चा करेंगे वो इसके बारे में चर्चा करेंगे 356 के बारे में। तो आर्टिकल 356, तो 356 में जो दिया गया है वो राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता, संवैधानिक तंत्र की विफलता के बारे में दिया गया है। विफलता के बारे में दिया गया, जब राज्य आपात आ जाता है या राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो उसमें क्या क्या होता है वो 356 में दिया गया है। फिर 357 में संवैधानिक तंत्र के विफलता के समय विधायी शक्तियां, तो हम पूरा नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमने पहले लिख दिया है। तो इसमें राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के समय राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, ये 356 कहता है। और फिर 357 में जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो उस समय जो विधायी शक्तियाँ होती हैं, तो विधायी शक्तियों का जिस तरीके से प्रयोग होता है वो आर्टिकल 357 में दिया गया है। फिर उसके बाद आर्टिकल 358, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आर्टिकल 358 के समय राष्ट्रीय आपात के समय जो आर्टिकल 19 है, तो आर्टिकल जो 19 है जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार है, वाक स्वतंत्रता है, तो ये अपने आप निलंबित हो जाता है। तो राष्ट्रीय आपात के समय आर्टिकल 19 का जो निलंबन है वो किस आर्टिकल में दिया गया, 358 में। और 359 में जो दिया गया है, तो 359 में आप कह सकते हैं कि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके राष्ट्रपति द्वारा सभी मौलिक अधिकार जो होते हैं, सभी मौलिक अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं, सभी मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं, निलंबित किए जाते हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि आर्टिकल 360, तो सबसे लास्ट में जो है 360 में जो दिया गया है वो आप बताएंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी है, वित्तीय आपात। तो जैसे 355 तक आप पहले जान चुके थे, और 355 में अभी हमने आपको बताया था कि जब आंतरिक अशांति और बाह्य आक्रमण के समय जब राष्ट्रीय आपात लागू हो जाता है तो राज्य की सुरक्षा या संरक्षा का कर्तव्य संघ के प्रति हो जाता है। और 356 में राज्य में जब संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाती है तो राष्ट्रपति शासन 356 के अंतर्गत लागू कर दिया जाता है। और 357 में राष्ट्रपति शासन के समय जो विधायी शक्तियाँ होती हैं वो परिवर्तित हो जाती हैं, तो 357 में दिया गया है। 358 में जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, जो स्वतंत्रता का अधिकार है, आर्टिकल 19 वो स्वतः लागू होते ही, राष्ट्रीय आपात के लागू होते ही वो स्वतः निलंबित हो जाता है। और 359 में जो भाग 3 का मौलिक अधिकार है, तो 20 और 21 को छोड़ करके सारे मौलिक अधिकार राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किए जाते हैं। तो इसमें राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किए जाएंगे और यहाँ पर स्वतः निलंबित कर दिए जाते हैं। और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपात की बात की गई है। तो ये तो अभी जो हमने 352 से लेकर के 360 तक जो आर्टिकल्स दिए गए हैं उसको हमने जस्टिफाई किया है। अब हम लोग आपात के बारे में जानते हैं, आपात के प्रकार के बारे में हमें आपको जानना है। तो आपात, जो आपातकाल है, आपात उपबंध, तो आपात उपबंध हमारे संविधान में 3 प्रकार का दिया गया है। 3 प्रकार का आपात उपबंध का प्रावधान दिया गया है। तो पहला है राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात। और राष्ट्रीय आपात जो दिया गया है आर्टिकल 355
1952 में। और दूसरा जो दिया गया है वो राष्ट्रपति शासन या इसको आप राज्य आपात भी कह सकते हैं, राज्य आपात। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी बोला जाता है। और ये जो दिया गया है आर्टिकल 356 में दिया गया है, 356। और तीसरा जो सबसे अंत में है वित्तीय आपात, वित्तीय आपात फाइनेंशियल इमरजेंसी। और वित्तीय आपात आर्टिकल 360 में दिया गया। तो देखिए ये तीनों जो आपात यहाँ पर हमने लिखा है, तो इसमें से केवल वित्तीय आपात जो हमने लिखा है ऐसे एज इट इज संविधान में लिखा गया। बाकी यहाँ पर राष्ट्रपति शासन का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है, बल्कि राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता लिखी गई है। संवैधानिक तंत्र की विफलता है, ये संविधान में लिखा गया 356 में है। और यहाँ पर राष्ट्रीय आपात आपको संविधान में नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपात उद्घोषणा लिखा गया है, आपात उद्घोषणा है, जिसको हम लोग समझने के लिए आसान भाषा में उसको नाम क्या दिए हैं, राष्ट्रीय आपात। तो ध्यान रहे, राष्ट्रीय आपात हमारे संविधान में उल्लेख नहीं है, बल्कि आपात उद्घोषणा है 352 में, जो कि हम लोग जनरली राष्ट्रीय आपात के नाम से जानते हैं। और जो राष्ट्रपति शासन है, तो राष्ट्रपति शासन का उल्लेख नहीं है, बल्कि राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता का प्रयोग है। तीसरा, हाँ ये आप जरूर कह सकते हैं कि वित्तीय आपात हमारे संविधान में लिखा गया है। अब हम लोग राष्ट्रीय आपात के बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात। तो देखिए राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के हाथ में है। और राष्ट्रपति को यह अधिकार स्वतंत्र रूप से या स्वाविवेक के आधार पर नहीं दिया गया है, बल्कि राष्ट्रपति महोदय ये जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं, ये मंत्रिमंडल के परामर्श पर करते हैं, लिखित परामर्श पर कर सकते हैं। और ये ऐसे समय पर करेंगे जब इन्हें लगेगा कि राष्ट्रीय आपात आ चुका है या राष्ट्रीय आपात की संभावनाएं बन रही हैं। तो आपात के पहले भी और आपात की शुरुआत में भी ये राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। तो जैसे इसके लिए 3 परिस्थितियां हैं राष्ट्रीय आपात के लिए, ये आर्टिकल 352 आप देख ही रहे हैं। तो एक है बाह्य आक्रमण, ये है पहला है बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण के समय। और दूसरा है युद्ध के समय, युद्ध के समय। और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह। तो सशस्त्र विद्रोह के समय राष्ट्रीय आपात घोषित किया जा सकता है। तो देखिए बाह्य आक्रमण का क्या मतलब होता है, हमारे देश पर अगर किसी दूसरे देश द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है, तो जब दूसरा देश कोई भी हमारे देश पर अटैक करता है तो उसको हम लोग बाह्य आक्रमण कहते हैं। और युद्ध, जैसे मान लीजिए किसी 2 देशों के बीच अगर युद्ध हो रहा है तो भारत भी उस युद्ध में यदि शामिल हो जाता है तो फिर वो युद्ध के आधार पर होगा। या मान लीजिए भारत का पाकिस्तान से युद्ध हो गया या भारत का चाइना से युद्ध हो गया, तो जब युद्ध की परिस्थितियां आती हैं तो युद्ध के आधार पर। और सशस्त्र विद्रोह जो होता है, जैसे मान लीजिए भारत की जनता ने शस्त्र लेकर के विद्रोह कर दिया, या जैसे नक्सली लोग हैं अगर ये शस्त्र उठा करके विद्रोह कर देंगे, तो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर भी भारत में राष्ट्रीय आपात घोषित किया जा सकता है। और राष्ट्रीय आपात जो होता है ये समय से पहले भी किया जा सकता है या समय के साथ भी किया जा सकता है। और दूसरी चीज ये भी है कि राष्ट्रीय आपात संपूर्ण भारत में भी किया जा सकता है, संपूर्ण भारत में
भी लागू हो सकता है या भारत के किसी भाग में भी लागू हो सकता है। भारत के किसी भाग में लागू हो सकता है। पहले संपूर्ण भारत में ही लागू होता था, लेकिन इंदिरा जी की सरकार ने 42वें अमेंडमेंट के समय 1976 में इसमें यह कह दिया कि चाहे तो राष्ट्रपति संपूर्ण भारत में या भारत के किसी हिस्से में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। और देखिए यहाँ पर पहले जो हमारे संविधान में प्रावधान किया गया था वो सशस्त्र विद्रोह नहीं था, पहले आंतरिक अशांति था। आंतरिक अशांति के आधार पर होता था, लेकिन आंतरिक अशांति को समाप्त कर दिया गया है और इसे समाप्त जो किया गया था 44वां अमेंडमेंट 1978 में आंतरिक अशांति के स्थान पर आप कह सकते हैं कि आंतरिक अशांति के आधार पर इसको समाप्त करके अब इसकी जगह पर सशस्त्र विद्रोह लाया गया है। तो सशस्त्र विद्रोह को जोड़ दिया गया है, क्योंकि 1975 में इंदिरा गांधी जी ने सरकार की ताकत को बढ़ा करके और आंतरिक जो विद्रोह था उसके गलत तरीके से, मतलब भारत में आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपात को लागू किया था। लेकिन जब मोरारजी देसाई की सरकार आई तो उसने आंतरिक अशांति को बदल करके और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपात को घोषित करने का अधिकार दे दिया। तो राष्ट्रीय आपात की जो घोषणा होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और राष्ट्रपति समय से पूर्व भी, आशंका के आधार पर समय से पूर्व भी राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। समय से पहले भी राष्ट्रीय आपात को घोषित कर सकता है और इसके लिए परामर्श इसे लेनी होगी। और परामर्श किसे लेनी होगी? मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर, मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर लेनी होगी। हालांकि पहले जो था वो इस तरीके से नहीं था। पहले जैसे इंदिरा जी ने 1975 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी और उसके बाद में मॉर्निंग में मंत्रिमंडल को इन्होंने सूचना दिया था। लेकिन अब 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में ये कहा गया है कि जब तक लिखित परामर्श कैबिनेट मंत्रियों का या मंत्रिमंडल का नहीं मिल जाता तब तक राष्ट्रपति महोदय राष्ट्रीय आपात की घोषणा नहीं कर सकते। तो मंत्रिमंडल का जो लिखित परामर्श है इसका प्रावधान कब आया था? तो आप बताएंगे 44वां संविधान संशोधन 1978 में आया था। और जो ये राष्ट्रीय आपात घोषित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो इसमें संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। संसद का अनुमोदन अनिवार्य है और संसद का जो अनुमोदन होना चाहिए वो संसद के दोनों सदनों का होना चाहिए और 1 माह के अंदर होना चाहिए। 1 माह के भीतर, 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन अनिवार्य है और वो भी आप कह सकते हैं विशेष बहुमत के आधार पर। विशेष बहुमत, और विशेष बहुमत का मतलब हुआ लोकसभा प्लस राज्यसभा, लोकसभा प्लस राज्यसभा। तो लोकसभा के तत्कालीन जो उपस्थित और मतदान करने वाले हैं, तत्कालीन सदस्य का 2/3 और राज्यसभा के भी तत्कालीन सदस्य का 2/3।
अब विशेष बहुमत के आधार पर किया गया है। और ये किस अमेंडमेंट में किया गया था, तो आप बताएंगे 44वां अमेंडमेंट था 1978 में। तो 44वें अमेंडमेंट 1978 में कई सारे परिवर्तन इसके विषय में किए गए थे। तो 78 से पहले जो था ये संसद के साधारण बहुमत के आधार पर होता था, साधारण के बहुमत के आधार पर होता था, लेकिन 44वें अमेंडमेंट के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया है। अब ये कह दिया गया है कि यदि राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तो 1 महीने के अंदर संसद के 2/3 सदस्यों का समर्थन मिलना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर ये मान्य नहीं होगा, और यदि समर्थन मिल जाता है तो एक बार में 6 महीने के लिए इसे लागू कर दिया जाएगा, 6 माह के लिए ये लागू कर दिया जाएगा। और फिर अनुमोदन के द्वारा, संसद के दोनों सदनों के अनुमोदन के द्वारा 6 माह के लिए अनंत काल के लिए इसे बढ़ाया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रीय आपात के अनुमोदन के लिए विशेष बहुमत की जरूरत होती है, जबकि पहले विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं थी। और भारत में अभी तक आप ये कहेंगे कि 3 बार राष्ट्रीय आपात लगा है, 3 बार राष्ट्रीय आपात लागू हुआ है। जैसे पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को, जब चाइना ने अपने साम्राज्यवादी नीतियों के तहत नेफा में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जो एरिया है, तो वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में जब उसने अटैक किया था तो हमारे कई हजार वर्ग किलोमीटर पर उसका अधिकार भी हो गया था। तो उस समय तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो एस राधाकृष्णन ने 26 अक्टूबर 1962 को राष्ट्रीय आपात घोषित कर दिया था। और ये जो राष्ट्रीय आपात लगाया गया था वो किस आधार पर लगाया गया था, तो आप बताएंगे बाह्य आक्रमण के आधार पर था। और दूसरी बार जो राष्ट्रीय आपात लगा था वो भी बाह्य आक्रमण की वजह से लगा था। और 3 दिसंबर 1971 को जब बांग्लादेश की आज़ादी के लिए मुजीबुर रहमान संघर्ष कर रहे थे, उनकी पार्टी संघर्ष कर रही थी, तो मुजीबुर रहमान को एक चुनी हुई सरकार को उन्हें बर्खास्त कर दिया गया, उनको गिरफ्तार कर दिया गया। तो वहाँ की जनता ने विद्रोह कर दिया था। तो उसको लेकर के भारत में भी पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था। तो जवाबी कार्रवाई हुई थी और हमारी सेना पाकिस्तान के कई हजार वर्ग किलोमीटर पर अधिकार भी कर लिया था। और फिर हमारी भारतीय सेना के आगे लगभग 97,000 पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण किया था। तो दूसरी बार बांग्लादेश जब आज़ाद हो रहा था, पाकिस्तान ने जब अटैक किया था, तो 3 दिसंबर 1971 को तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे वेंकट वराहगिरी वीवी गिरी जो थे, उन्होंने राष्ट्रीय आपात की घोषणा की थी। तो 2 बार बाह्य आक्रमण के आधार पर भारत में राष्ट्रीय आपात लागू हुआ है। तीसरा 25 जून 1975 को डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी। अहमद के द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी। और ये किसके आधार पर किया गया था, तो आप बताएंगे आंतरिक अशांति के आधार पर किया गया था। हालांकि बाद में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इस प्रक्रिया को हटा दिया गया है। तो देखिए, भारत में 3 बार
राष्ट्रीय आपात लागू हो चुका है, 2 बार बाह्य आक्रमण के द्वारा, 1 बार आंतरिक शांति के द्वारा। तो पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने राष्ट्रीय आपात लागू किया था, जब अरुणाचल प्रदेश में चाइना ने साम्राज्यवादी नीतियों के तहत अटैक किया था। और उस समय भारत का जो प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू। और दूसरी बार 3 दिसंबर 1971 को बीबी गिरी ने लागू किया था। उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। और तीसरी बार आंतरिक अशांति परिवार नियोजन को लेकर के इन्होंने आंतरिक अशांति के शब्द का सही मतलब एक तरीके से गलत उपयोग करते हुए मनमानी तरीके से सरकार की शक्तियों को इन्होंने बढ़ा दिया था, न्यायपालिका की शक्ति को घटा दिया था। तो अपनी कार्यपालिका का विस्तार करते हुए इन्होंने आंतरिक शांति के आधार पर इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपात लागू किया गया था। तो ये 3 बार अभी तक राष्ट्रीय आपात लागू हुआ है। अब देखिए आगे जो आपको पढ़ना है कि जब राष्ट्रीय आपात लागू होता है, चाहे सशस्त्र विद्रोह के आधार पर हो, चाहे बाह्य आक्रमण के आधार पर हो और चाहे युद्ध के आधार पर हो, तो तीनों परिस्थितियों में क्या क्या प्रभाव पड़ता है और प्रभाव किसके बीच में पड़ता है, तो केंद्र और राज्य के बीच में पड़ता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में संघात्मक व्यवस्था है और संघात्मक व्यवस्था में राज्य भी है और केंद्र भी है। लेकिन अगर ऐसी कोई घटना हो जाए जिसके बारे में आप ना जान रहे हो, जिसकी आप आशा न कर चुके हो, तो अगर आपात जैसी कोई प्रक्रिया आ जाती है, यदि उसमें भारत की सुरक्षा या संप्रभुता या एकता अखंडता पर कोई खतरा हो जाता है, तो ऐसे समय में संघात्मक व्यवस्था पर कई परिवर्तन होते हैं। और राष्ट्रीय आपात जब भी लागू होता है तो संघात्मक व्यवस्था कमजोर हो जाती है और एकात्मक व्यवस्था मजबूत हो जाती है। तो ऐसे समय पर जो केंद्र और राज्य की व्यवस्थाएं हैं उस पर भारी भरकम जो जिम्मेदारी हो जाती है वो केंद्र की हो जाती है, अर्थात राज्य की जो शक्तियां हैं वो राज्य की शक्तियां जो होती हैं वो किस पर निर्भर करने लगती हैं, संघ पर निर्भर करने लगती। तो कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय आपात जब जब लागू होता है तो इसमें एकात्मक शासन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और संघात्मक शासन की संभावनाएं जो होती हैं वो धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं। लेकिन ये एक कुछ समय के लिए होता है, अस्थायी होता है, ये स्थायी नहीं होता है। तो देखिए इसमें आपातकाल का जो प्रभाव है, आपात काल का प्रभाव, तो जो प्रभाव है उसमें जैसे प्रभाव जो होता है तो उसमें आप ये कह सकते हैं कार्यपालिका संघ की कार्यपालिका का विस्तार हो जाता है, संघ की कार्यपालिका का विस्तार हो जाता है, संघ की कार्यपालिका का विस्तार होगा। और आप ये भी कह सकते हैं मौलिक अधिकारों का निलंबन, मौलिक अधिकारों का निलंबन हो जाता है। इसके अतिरिक्त जैसे लोकसभा तथा विधान सभा के कार्यकाल में परिवर्तन, लोकसभा तथा विधानसभा के कार्यकाल में परिवर्तन हो जाता है। इसके अलावा जो राज्य के जैसे केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध या वित्तीय संबंध या
जो विधायी संबंध हैं इसमें भी परिवर्तन हो जाता है। तो जैसे कार्यपालिका के संघ की कार्यपालिका का विस्तार हो जाता है और ऐसे समय में जो राज्य की कार्यपालिका है वो किसके नियंत्रण में कार्य करती है, तो आप बताएंगे केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाती है और केंद्र सरकार जैसा कानून लागू करती है उसी तरीके से राज्य सरकार उसे मानने के लिए बाध्य हो जाता है। अर्थात संघ की कार्यपालिका वो किस पर नियंत्रण स्थापित कर लेती है, ऐसे समय में राज्य की कार्यपालिका पर इसका नियंत्रण स्थापित हो जाता है। और इतना ही नहीं बल्कि जो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार है, तो राज्य सूची पर कानून राज्य की विधानमंडल भी बना सकती है, संसद भी बना सकती है, लेकिन संसद द्वारा बनाया गया जो कानून है वो राज्य विधानमंडल पर थोपा जा सकता है। और ऐसे मामले में राज्य विधानमंडल स्वतंत्र रूप से अपने कानून का निर्माण नहीं कर सकती है, बल्कि राज्य सूची के विषय पर इस समय कानून बनाने का अधिकार यदि चाहे तो संसद कर सकती है। अर्थात इस समय राज्य की विधायिका या राज्य की कार्यपालिका निलंबित नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप ये कह सकते हैं कि किसकी दया पर निर्भर होती है, तो आप बताएंगे राज्य की संघ की कार्यपालिका या विधायिका पर निर्भर हो जाती है। तो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का निर्माण संसद के हाथ में आ जाता है और उसे लागू करने का अधिकार जो होता है वो राज्य कार्यपालिका को नहीं होता बल्कि संघ की कार्यपालिका को हो जाता है। इसके अतिरिक्त जैसे मौलिक अधिकारों में तो 358 के तहत दो मामले में, एक बाह्य आक्रमण ध्यान रखिएगा, इसमें जो बाह्य आक्रमण है और दूसरा जो है युद्ध है। तो दो परिस्थितियों में बाह्य आक्रमण के समय, युद्ध के समय और बाह्य आक्रमण के समय जो आर्टिकल 19 वाक स्वतंत्रता है वो स्वतः निलंबित हो जाता है, लेकिन सशस्त्र विद्रोह के समय ये निलंबित नहीं होता है, तो इसका निलंबन मान्य नहीं होता है। तो 358 में सिर्फ अकेले 19 जो वाक स्वतंत्रता है वो निलंबित होता है और बाह्य आक्रमण के समय होगा और युद्ध के समय होगा, सशस्त्र विद्रोह के समय नहीं होगा। इसके अलावा जैसे आर्टिकल 359 है, तो आर्टिकल 359 के तहत भाग 3 के जितने भी मौलिक अधिकार हैं, भाग 3 के जितने भी मौलिक अधिकार हैं, मतलब आर्टिकल 12 से लेकर के 35 यहाँ तक टोटल जितने मौलिक अधिकार हैं, केवल 20 और 21 को छोड़ करके सारे मौलिक अधिकार राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा इसे निलंबित कर दिए जाते हैं। ये स्वतः निलंबित नहीं होता है बल्कि राष्ट्रपति द्वारा निलंबित कर दिए जाते हैं। अर्थात इनका पूर्णतः निलंबन नहीं होता है, बल्कि जो सर्वोच्च न्यायालय में लागू करने की प्रक्रिया है उस सर्वोच्च न्यायालय में लागू करने की प्रक्रिया का उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। जब राष्ट्रीय आपात समाप्त हो जाएगा तो फिर राष्ट्रपति क्या करेगा कि मौलिक अधिकारों को लागू कर देगा। लेकिन दो आर्टिकल ऐसे हैं जो किसी परिस्थितियों में निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, एक है 20 और दूसरा है 21। पहले तो इसको भी निलंबित किया जा सकता था, लेकिन 44वें अमेंडमेंट के द्वारा 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने, मोरारजी देसाई ने 20 और 21 को निलंबित करने से रोक लिया। इसका निलंबन नहीं हो सकता है। तो 20 में क्या है, देखिए 20 में अपराध दोष सिद्ध के संबंध में, अपराध दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है, अर्थात इसके लिए 3 परिस्थितियां हैं, ए, बी और सी। तो जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, उसे गिरफ्तार किया गया है, यदि उसने कानून का उल्लंघन नहीं किया है तो बाइज्जत उसे बरी कर दिया जाएगा। बी के अंतर्गत आप ये कह सकते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने या किसी अभियुक्त ने अगर कोई भी कानून का उल्लंघन कर दिया है और उसने
उस केस के लिए सजा पूरी कर ली है। तो जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी की हत्या कर दी और उसे 5 वर्ष की सजा मिल गई और 5 वर्ष की सजा उसने पूरी कर ली है, तो उस केस में दोबारा उसे सजा नहीं हो सकती है। इसका प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया। तीसरा है कि किसी अभियुक्त के स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए, गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो जो आर्टिकल 20 है वो अपराध दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है। इसमें 3 बातें आ जाती हैं। पहली बात है कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो यदि उसने कानून का उल्लंघन नहीं किया है तो बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। दूसरी प्रक्रिया में है, यदि कोई भी व्यक्ति केस किया है, कानून का उल्लंघन किया है और उसने सजा पूरी कर ली है, तो उस केस में उसे गिरफ्तार करने का दोबारा अधिकार नहीं होगा। तीसरी चीज है कि जो अभियुक्त है उसको स्वयं के गवाही देने के लिए या साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और जो आर्टिकल 21 है, तो आर्टिकल 21 इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण है। संरक्षण प्राण एवं दैहिक, तो प्राण का मतलब होता है मानसिक, प्राण का मतलब होता है मानसिक और दैहिक का मतलब होता है शारीरिक। शारीरिक, तो मानसिक और शारीरिक स्वतंत्रता से हमें संरक्षण दिया गया है, अर्थात 21 में जीने का अधिकार है। तो जीने का जो अधिकार है वो कभी भी किसी परिस्थितियों में निलंबित होने वाला नहीं है। तो 20 जो अपराध दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है और जो 21 है जीने का अधिकार है, ये दोनों आर्टिकल ऐसे हैं कि चाहे वो कोई भी आपात हो, कोई परिस्थितियां हो, ये राष्ट्रपति द्वारा कभी भी निलंबित नहीं किए जाएंगे। ये बात किस अमेंडमेंट में किया गया है, तो आप बताएंगे 44वें अमेंडमेंट में किया गया है। तो ये लागू होने की बात हो गई, ये परंपरा की बात हो गई। अब इसका समापन कैसे हो सकता है, राष्ट्रीय आपात को समाप्त कैसे किया जा सकता है? तो जैसे राष्ट्रीय आपात लागू करने के लिए 1 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों का विशेष बहुमत होना चाहिए। यदि मान लीजिए लोकसभा भंग है तो राज्यसभा अनुमोदन कर देगा, और जब नई लोकसभा का गठन होगा तो नई लोकसभा के गठन के 30 दिन के भीतर ही उसे लोकसभा में पारित करना होता है। लेकिन ये समाप्त कैसे होगा, तो आप बता सकते हैं कि राष्ट्रपति लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के 1/10 सदस्यों के साधारण बहुमत के आधार पर लोकसभा का बैठक बुला करके, जिस समय 1/10 सदस्यों के द्वारा समर्थन कर दिया जाएगा तो उसके 14 दिन के अंदर एक बैठक बुलाई जाएगी, और जब सेशन नहीं चलेगा तो ऐसे समय पर राष्ट्रपति बैठक बुला करके और साधारण बहुमत के आधार पर राष्ट्रीय आपात को समाप्त कर सकता है। तो राष्ट्रीय आपात को समाप्त करने के लिए साधारण बहुमत की जरूरत होती है, इसमें विशेष बहुमत की जरूरत नहीं होती है। और इसके लिए लोकसभा के कुल सदस्यों का 1/10 सदस्यों का समर्थन अनिवार्य होता है। अगर सेशन चल रहा है तो स्पीकर करेगा, और अगर सेशन नहीं चल रहा है तो फिर उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, राष्ट्रपति होगा, और 14 दिन के अंदर बैठक बुला करके साधारण बहुमत के आधार पर राष्ट्रीय आपात को समाप्त कर सकता है। और जब ये राष्ट्रीय आपात समाप्त होता है तो उसमें फिर आगे की कोई प्रक्रिया ऐसा कुछ हमारे संविधान में दिया नहीं गया है। दूसरी चीज इसमें, जैसे अभी हमने बताया कि राष्ट्रीय आपात के समय लोकसभा का कार्यकाल या विधानसभा का कार्यकाल एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए, अगर आपातकाल लाना हो तो आपातकाल 6 माह के लिए लाया जाता है, और जो राष्ट्रीय आपात जो इसमें कार्यकाल की बात है तो लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अब उसके बाद, जैसे ये तो राष्ट्रीय आपात की बात हो गई,
अब उसके बाद दूसरा जो है, राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफलता की बात है। विफलता अर्थात जिसको हम लोग राष्ट्रपति शासन कह सकते हैं। राष्ट्रपति शासन। और देखिए वैसे तो राष्ट्रपति शासन पर्टिकुलर 356 में है, और संवैधानिक तंत्र की जो विफलता है, तो संवैधानिक तंत्र की विफलता एक और आर्टिकल है 365 है। तो 365 के समय जैसे ये कहा गया 365 में कि संघ सूची के विषय पर यदि संसद कानून बनाती है और यदि राज्य सरकार के द्वारा उस कानून को लागू न किया जाए तो राष्ट्रपति महोदय राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं। तो राज्य सरकार जो बर्खास्त की जाती है वो किस आर्टिकल के तहत? 365 के तहत। यदि संसद ने कोई कानून बनाया, राज्य सरकार ने उसे लागू नहीं किया, तो ऐसे समय में राष्ट्रपति चाहे तो लिखित परामर्श पर, मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकती है। और 356 में कहा गया है यदि संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, अर्थात राज्य में जो सरकार है वो संविधान के अनुसार न चले या शासन सरकार के अनुसार न चले, संविधान के अनुसार न चले, तो ऐसे समय पर राज्यपाल महोदय राष्ट्रपति से राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकता है। और जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो फिर राज्यपाल महोदय केंद्र के एजेंट के रूप में शासन चलाते रहते हैं। और राष्ट्रपति शासन के लिए, जैसे राष्ट्रपति शासन यदि लागू हो जाता है तो संसद में जो अनुमोदन होता है, संसद का अनुमोदन दोनों सदनों का होगा इसमें, तो संसद का अनुमोदन जो होता है वो साधारण बहुमत के आधार पर होता है। और साधारण बहुमत के आधार पर कितने दिनों के अंदर होता है? 2 माह के अंदर होता है। 2 माह के अंदर साधारण बहुमत के आधार पर संसद का अनुमोदन होना अनिवार्य है। और राष्ट्रपति शासन एक बार में, जैसे 1 वर्ष के लिए लाया जाएगा, लेकिन लागू जो किया जाएगा वो 6 माह तक। तो 6 माह तक इसे 3 वर्ष तक, अधिकतम अगर पूछा जाए कि अधिकतम राष्ट्रपति शासन कितने दिनों तक लागू हो सकता है, तो 3 वर्ष तक। लेकिन 3 वर्ष तक तब राज्य में लागू होगा जब केंद्रीय निर्वाचन आयोग लिखित में ये कह दे कि उपर्युक्त राज्य में चुनाव कराना आसान नहीं है, तो ऐसे समय पर अधिकतम 3 वर्ष के लिए इसे लागू किया जा सकता है। और वैसे 6 माह के लिए लागू किया जा सकता है। तो जो राष्ट्रपति शासन सबसे अधिक लागू हुआ अभी तक वो 10 बार उत्तर प्रदेश में लागू हुआ है सबसे अधिक, और सबसे अधिक बार और सबसे अधिक दिन के लिए अगर पूछा जाए, सबसे अधिक दिनों के लिए जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है वो पंजाब में लागू हुआ है। पंजाब में लागू हुआ है। और पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है 1951 में पंजाब में लागू किया गया था। पंजाब में लागू किया गया था। और जैसे तेलंगाना हो गया या जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, तो ये सब ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी तक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है। तो सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन जो लागू हुआ है वो आप बताएंगे 10 बार यूपी में, और सबसे अधिक दिनों तक जो लागू हुआ है वो पंजाब में। पंजाब के बाद फिर सबसे अधिक दिनों तक अगर पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर में, और जैसे छत्तीसगढ़ हो गया या जैसे छत्तीसगढ़ के साथ साथ तेलंगाना हो गया, तो यहाँ पर अभी तक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब है कि संवैधानिक तंत्र की विफलता 2 परिस्थितियों में हो सकती है। एक 356 है और इसके साथ साथ 365 में भी केंद्र भारी पड़ सकता है। 365 में ये कहा गया है कि अगर राज्य सरकार संसद के कानून को लागू नहीं करती है तो राष्ट्रपति राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकता है।
और राज्य में यदि संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो ऐसे समय पर राष्ट्रपति महोदय राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं, लेकिन लागू तब करेंगे जब ऐसा करने के लिए सिफारिश राज्यपाल की हो। और जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में शासन चलाता है। और इसके लिए जो अनुमोदन की प्रक्रिया है, तो संसद में अनुमोदन कितने दिनों के अंदर करना है? 2 माह के अंदर करना। और इसमें विशेष बहुमत नहीं है, बल्कि साधारण बहुमत के आधार पर करना है। और ऐसे समय पर मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होता। तो राष्ट्रपति शासन के समय या राज्य आपात के समय मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं होते, लेकिन हाँ, कार्यपालिका, विधायिका, ये जो राज्य की होती हैं वो निलंबित हो जाती हैं। तो इसमें 356 में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर भी केंद्र भारी पड़ने लगता है राज्य पर, और 365 के तहत भी जो केंद्र है वो राज्य पर भारी पड़ने लगता है। अब अगला जो आपका है वित्तीय आपात है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो वित्तीय आपात, और वित्तीय आपात जो दिया गया है वो आर्टिकल 360 में दिया गया है। तो देखिए इसमें ये कहा गया है, यदि भारत का जो वित्तीय साख है, वित्तीय साख अगर कमज़ोर पड़ने लगे, फाइनेंशियल क्रेडिट अगर कमज़ोर पड़ने लगे, या आर्थिक मंदी जैसे माहौल अगर आ जाए, अर्थव्यवस्था कमज़ोर होने लगे, भारत की साख कमज़ोर होने लगे, वित्तीय मतलब जो हमारा समस्या है वो बढ़ने लगे, तो ऐसे समय पर राष्ट्रपति महोदय वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। लेकिन जो ये वित्तीय आपात घोषित करेंगे वो भी किसके लिखित परामर्श पर करेंगे? तो आप बताएंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद के, केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर करेंगे। और ये 2 महीने के लिए पहले तो लागू हो जाएगा, फिर 2 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन अनिवार्य होता है। और जो दोनों संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन होता है, ये अनुमोदन विशेष बहुमत के आधार पर नहीं होगा, बल्कि साधारण बहुमत के आधार पर होगा। तो ध्यान रखिएगा, चाहे राज्य आपात हो चाहे वित्तीय आपात हो, ये दोनों साधारण बहुमत के जरिए जाएंगे, और जो राष्ट्रीय आपात है वो विशेष बहुमत के जरिए लागू होगा। ये 2 माह के अंदर अनुमोदन होना अनिवार्य साधारण बहुमत के आधार पर, और जो राष्ट्रीय आपात है वो 1 माह के अंदर है, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उसे 1 माह के अंतर गत कर दिया गया है। तो उसके लिए विशेष बहुमत है, बाकी इन सब के लिए आप बताएंगे साधारण बहुमत है। और अभी तक भारत में वित्तीय आपात की घोषणा कभी भी नहीं की गई है, लेकिन अगर मान लीजिए वित्तीय आपात घोषित कर दिया जाता है, तो जो राज्य सरकार धन विधेयक लाती है, तो धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति चाहे तो उससे पूछताछ कर सकता है, और उस समय जो केंद्र और राज्य के वित्त के जो बंटवारे होते हैं उस पर भारी जो है वो संघ सरकार पड़ने लगती है, राज्य सरकार के पास उसमें अधिकार सीमित रहता है, और असीमित अधिकार वित्तीय इमरजेंसी में, फाइनेंशियल इमरजेंसी में वो केंद्र सरकार के पास चली जाती है। और ऐसे समय पर भारत का राष्ट्रपति 360 का प्रयोग करके जो राज्य के कर्मचारी हैं या संघ के कर्मचारी हैं, इवन तो आप ये भी कह सकते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, तो इन सब के वेतन तथा भत्ते में कटौती की जा सकती है। तो वेतन तथा भत्ते में जो कटौती होती है वो राष्ट्रीय आपात के समय नहीं होगी, राज्य आपात के समय नहीं होगी, बल्कि वित्तीय आपात के समय इनके वेतन या भत्ते में कटौती की जा सकती है। अब जैसे आपातकाल में खास करके जब नेशनल इमरजेंसी लागू होता है, तो राष्ट्रीय आपात के समय जो संविधान है, जो आपातकालीन व्यवस्था है, ये न्यायालय के योग्य बनाया गया है या आपातकाल में न्यायालय के योग्य नहीं बनाया गया है। तो जैसे 35वें संविधान संशोधन के द्वारा
35वें नहीं 38वें संविधान संशोधन के द्वारा 38वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में राष्ट्रीय आपात को न्यायालय से बाहर कर दिया गया था, न्यायालय के योग्य नहीं बनाया गया था, अर्थात शक्तियों का दुरुपयोग किया गया। लेकिन मोरारजी देसाई की सरकार ने 44वें अमेंडमेंट के द्वारा 1978 में जो राष्ट्रीय आपात है ये न्यायालय के अधीन लाया गया है, न्यायालय के अधीन लाया गया। इस पर चर्चा हो सकती है। तो प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रीय आपात जो है वो न्यायालय के अधीन है, न्यायालय के बाहर नहीं है। तो कुल मिलाकर के मैंने जो आज चर्चा की है इसमें 3 प्रकार के आपात की व्यवस्था है। पहला राष्ट्रीय आपात है, दूसरा संवैधानिक तंत्र की विफलता के समय आपात है, और तीसरा आप बताएंगे वित्तीय आपात है। जय हिंद।